हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद समीक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी माध्यमिक बाल्यावस्था। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। किशोरावस्था को मानव के विकास जटिल अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। बात करें किशोरावस्था, किशोरावस्था को संघर्ष एवं तनाव की अवस्था भी कहते हैं। यह कथन स्टैनली हॉल का है। सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किशोरावस्था को किसने संघर्ष एवं तनाव की अवस्था कहा है। तो ये कथन स्टैनली हॉल का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, कथन ए, भाषा केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्ककार, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। तो आपको बताना है इसमें कथन ए और आर दोनों सही है या कथन ए और आर दोनों गलत है, या कथन ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आपको ऑप्शन 4 सही होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। भाषा केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, इसलिए इसे शैशवावस्था तक उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। यह कथन गलत है। भाषा एक सतत प्रक्रिया है, यानी भाषा सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, भाषा किसी उम्र में जल्दी सीख लेते हैं और भाषा सीखने की जो गति होती है कभी तीव्र होती है कभी मंद होती है, लेकिन भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह सतत होती है। तो आपका कूट ए सही गलत है तथा साथ ही बात करें, साथ ही शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने इसे किसी रूप में लिया है। अर्थात आपकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। कथन ए और आर दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन सी, विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। ऑप्शन डी, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, ये भी सत्य है। और विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपका ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ये कथन आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सी डी। प्रश्न संख्या 4, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग हैं। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के क्षेत्र में कौन सा कार्य करने में सक्षम है। आपको बताना है प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन।
ऑप्शन बी मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रियाएं, ऑप्शन सी श्रेणीबद्ध कार्य, ऑप्शन डी वर्गीकृत कार्य। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता, ऑप्शन बी भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, सम आयु वर्ग, ऑप्शन सी सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना, ऑप्शन डी अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। तो इस प्रश्न का आपको जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार क्रियाशीलता, सामाजिकता, अनुभव एवं संतुलनता ये 4 तत्व हैं जो पियाजे के सिद्धांत में हैं। बात करें ऑप्शन बी की तो भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, सम आयु वर्ग ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 6, ले वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन ए बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ या रचनात्मकता, ऑप्शन बी बच्चों की सक्रिय या निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना, ऑप्शन सी भाषा व सोच के बीच संबंध, ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल और जटिल। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भाषा व सोच के बीच संबंध। ले वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद भाषा व सोच के बीच संबंध है। पियाजे जहाँ विकास को जन्म के साथ संबंधित करते हैं वही ले वाइगोत्स्की विकास को सामाजिक क्रियाओं से संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 7, ले वाइगोत्स्की का विश्वास था कि ऑप्शन ए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को समाहित करना, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है, ऑप्शन बी बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं, ऑप्शन सी अधिगम संरचनात्मकता और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक को जोड़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिगम संरचनात्मकता और साथ ही सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ले वाइगोत्स्की का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मकता और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है। प्रश्न संख्या 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, ऑप्शन बी वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, ऑप्शन सी उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, ऑप्शन डी उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का भिन्न भिन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसे 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। कोहलबर्ग ने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है।
प्रश्न संख्या 9, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभव को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। ऑप्शन डी, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। बी और डी, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल, और छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। बाकी उपदेशक होना चाहिए, वो सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए, नहीं, केवल बाह्य उत्प्रेरणा के साथ आंतरिक उत्प्रेरणा पर भी बल देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी और डी सही होगा। प्रश्न संख्या 10, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? ऑप्शन ए, वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। ऑप्शन सी, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, यह विस्तृत ब्यौरा। ऑप्शन डी, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। मूल्यांकन को विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा करना चाहिए। शैक्षिक मूल्यांकन छात्रों में मूल्यांकन को व्यक्त करता है, जिससे छात्रों का बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किया गया है। शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री इत्यादि की जांच के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थी के अंकों से तुलना, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार ही सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। ऑप्शन डी, विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को दर्शाना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवाद विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का। ऑप्शन बी, जेंडर पक्षपात का। ऑप्शन सी, जेंडर समानता का। ऑप्शन डी, जेंडर समता का। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, जेंडर पक्षपात का। पाठ्य पुस्तक में स्त्रियों का केवल नारीवाद विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 13, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए, उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। ऑप्शन बी, उनकी विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण द्वारा। ऑप्शन सी, उनकी नकल करने की गति मापकर। ऑप्शन डी, उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना द्वारा। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उनकी विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा।
विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। समालोचनात्मक चिंतन तर्क या कोई तर्क नई या अपरिचित स्थितियाँ, विचारों, सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 14, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, ऑप्शन बी पाठ, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपन संबंधी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अनुक्रिया उद्दीपन संबंधी कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अनुक्रिया उद्दीपन का संबंध थार्नडाइक से है। आगे बात करें तो ऑप्शन बी पाठ, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया ये सब कुछ लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, जबकि अनुक्रिया उद्दीपन संबंधी ये थार्नडाइक से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कौन सा वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं। ऑप्शन सी बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरणिक कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन डी प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। तो इसमें पूछा था कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। ये कथन आपका सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, हाशिए पर रहने वाले समुदाय से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? ऑप्शन ए उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर। ऑप्शन बी उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उसकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्र गृह कार्य देकर। ऑप्शन डी उनमें असफलता का भय पैदा करके जिससे वे स्वयं मेहनत करें। तो प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न कि उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन देकर, ना ही जटिल कार्यपत्रक देकर, या बच्चे के अंदर हमें असफलता का भय बिल्कुल भी पैदा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का वियोजन। ऑप्शन बी विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा। ऑप्शन सी विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा पाने का हक है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा आधुनिक युग की नवीन खोज है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया मार्ग जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 18, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान करते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। ऑप्शन डी, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थी के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। तो प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन, आपका ये कथन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को हमें पृथक्करण बिल्कुल नहीं करना है। मानक पाठ्यचर्या, हमारे पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए, न कि पाठ्यचर्या मानक होनी चाहिए। विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए, शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। ऑप्शन बी, ध्यान न केंद्रित कर पाना, अधिक क्रियाशीलता, आवेगशीलता। ऑप्शन सी, मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। ऑप्शन डी, मांसपेशियों के संचालन, गति व समन्वय में कठिनाई। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पठन वैकल्प विद्यार्थियों की पहचान, शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष के अभिलक्षणों के द्वारा पहचान की जा सकती है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? इनमें से कौन सा लक्षण है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? ऑप्शन ए, निरंतर प्रवृत्ता, अभिमुखीकरण व्यवहार। ऑप्शन बी, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। ऑप्शन सी, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान। ऑप्शन डी, बौद्धिक जिज्ञासा। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, यह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। प्रतिभाशाली छात्रों से अभिप्राय है ऐसे छात्र से जो अन्य सामान्य आयु वर्ग के छात्रों की तुलना में बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक या नेतृत्व गुणवत्ता जैसे विषयों के क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 21, पौधे पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों ने इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में अध्यापक को, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन बी, ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थी को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन सी, स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थी को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। प्रश्न संख्या 22, अभिकथन ए अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं के समूहों में चर्चा करने को कहती है। कारण आर, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी होगा।
कथन ए सही है किंतु आर गलत है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही एकमात्र ज्ञान का माध्यम हो सकती हैं, आपका ये कथन गलत है। केवल पाठ्य पुस्तकें ही एकमात्र ज्ञान का माध्यम हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपका कथन ए तो सही है लेकिन कथन आर सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थी की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए उसे अपमानित करने के लिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियों पहचान कर उन पर काम कर सकें। विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई त्रुटियां न कर सकें। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही सी सही होगा। विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सकें। प्रश्न संख्या 24, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है हाँ, इससे समकक्षियों के प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। ऑप्शन बी, नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है। क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। ऑप्शन सी, हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरों से बेहतर करने को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन डी, नहीं, प्रतिस्पर्धा का प्रयोग केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 24 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसके अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? निम्नलिखित में से किसमें अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए, प्रयोग के चरणों का विवरण। ऑप्शन बी, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। ऑप्शन सी, गणितीय संक्रियता की नियत प्रणाली को दोहराओ। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 26, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? ऑप्शन ए, पूछताछ को हतोत्साहित करके। ऑप्शन बी, अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करके। ऑप्शन सी, चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके कर सकती है। प्रश्न संख्या 27, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। ऑप्शन ए, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। ऑप्शन बी, संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं। ऑप्शन सी, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। ऑप्शन डी, आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। प्रश्न संख्या 28,
निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन ए, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। ऑप्शन बी, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। ऑप्शन सी, ऐसा वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी पर बल दिया जाए। ऑप्शन डी, समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। तो प्रश्न संख्या 28 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न संख्या 29, कौन सा संवेग विद्यार्थियों के अधिगम को हतोत्साहित करेगा? ऑप्शन ए, गर्व। ऑप्शन बी, आनंद। ऑप्शन सी, उम्मीद। ऑप्शन डी, बोरियत। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोरियत। प्रश्न संख्या 30, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। ऑप्शन बी, कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता से शिकायत करेंगे। ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे। ऑप्शन डी, अपने शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अपने शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।